स्वागत है। आज हमारे पास हिमाचल का जीवन रक्त, हिमालयी नदी प्रणालियां इस शीर्षक पर कुछ लेख और नोट्स हैं। और हमारा मिशन ये समझना है कि ये पहाड़ी प्रदेश, जिसे हम अक्सर मतलब छुट्टियों के लिए जानते हैं, वो असल में भारत के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए एक विशाल वाटर टावर की तरह कैसे काम करता है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। हम अक्सर पहाड़ों को एक खूबसूरत बैकग्राउंड की तरह देखते हैं, लेकिन ये लेख हमें याद दिलाते हैं कि ये पहाड़ सिर्फ स्थिर चट्टाने नहीं है, ये तो एक एक्टिव ब्रीदिंग सिस्टम है जो करोड़ों लोगों के जीवन को पानी देते हैं। हाँ, और लेख में एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, प्रोवोकेटिव बात कही गई है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि पंजाब 5 नदियों की भूमि है, लेकिन लेखक का कहना है कि आज ये टाइटल पंजाब को नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। ये तो एक तरह से इतिहास को चुनौती देना हुआ। और यही आज की हमारी पड़ताल का स्टार्टिंग पॉइंट है। हम ये देखेंगे कि इस दावे में कितना दम है। हम जानेंगे कि हिमाचल की नदियां सिर्फ उस प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की 2 सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण रिवर बेसिन्स, सिंधु और गंगा, के लिए लाइफलाइन कैसे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। इन नदियों का जिक्र तो हजारों साल पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। तो चलिए इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत में ही मैदानी इलाकों और ग्रेटर हिमालय के बीच एक बुनियादी फर्क बताया गया है। मैदान मतलब खेती और हिमालय मतलब वो जगह जहां से वे 5 सदाबहार नदियां निकलती हैं जो हिमाचल से होकर बहती हैं। यहाँ जो फैसिनेटिंग बात है वो सिर्फ नदियां नहीं, बल्कि पूरे हिमालय का रोल है। ये पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप के क्लाइमेट को मतलब कंट्रोल करती है। इसे ऐसे समझिए कि ये बारिश लाने वाली मानसूनी हवाओं के रास्ते में एक विशाल दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। अच्छा, एक दीवार की तरह। हाँ, अगर ये दीवार न होती तो ये हवाएं सीधे मध्य एशिया चली जाती और उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा शायद आज रेगिस्तान होता। और ये सिर्फ बारिश को रोकने वाली दीवार नहीं है। लेख में इसे नमी का एक विशाल भंडार कहा गया है, जिसमें बर्फ, ताज़ा पानी और जमीन के अंदर का पानी, मतलब सब कुछ शामिल है। जी, ये एक तरह का नेचुरल वाटर बैंक है जो पूरे साल धीरे धीरे पिघलकर उत्तर भारत की प्यास बुझाता रहता है। एक नेचुरल वाटर बैंक। बिल्कुल। और इस वाटर बैंक की एक और हैरान करने वाली बात यह है कि ये बैंक पहाड़ों के बनने से भी पहले का है। लेख में एक चौंकाने वाली जानकारी दी गई है कि हिमालय की कई नदियां इस पर्वत श्रृंखला से भी पुरानी है। एक मिनट, नदियां पहाड़ों से भी पुरानी? ये कैसे हो सकता है? मतलब जब टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से जमीन धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और हिमालय बन रहा था, तो ये नदियां इतनी जिद्दी थी कि उन्होंने अपना रास्ता ही नहीं बदला, बल्कि लाखों साल तक उस उठती हुई जमीन को काटती रहीं। ये तो प्रकृति की जबरदस्ती है। बिल्कुल। और यही बात इन नदियों को सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि समय का एक बहता हुआ इतिहास बना देती है। ये उन कहानियों की गवाह हैं जो पहाड़ों के बनने से भी पहले की हैं। जब हम इन नदियों को देखते हैं तो हम सिर्फ पानी नहीं, बल्कि लाखों साल की भूगर्भीय मेहनत देख रहे होते हैं। वाह! मतलब अब मैं जब भी चिनाब या सतलुज को देखूंगा, मेरे दिमाग में असिखनी या सुतुद्री नाम गूंजेगा। ये पूरी तरह से नजरिया बदल देता है। ये तो कमाल है ना? मतलब आज हम जिस नदी को रावी कहते हैं, हजारों साल पहले हमारे पूर्वज उसे पुरुषाणी कहकर बुलाते थे। ये एक तरह का टाइम ट्रैवल है ना? नाम बदल गए लेकिन नदी वही है, उसका प्रवाह वही है। हाँ, और ये नामकरण दिखाता है कि इन नदियों का महत्व और उनकी पहचान हमारी संस्कृति का हमेशा से एक अटूट हिस्सा रही है। लेख में 4 नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं। असिखनी, जो आज की चिनाब है, पुरुषाणी, जो आज की रावी है, अर्जिकिया, जिसे अब हम ब्यास के नाम से जानते हैं, और सुतुद्री या शतुद्रु, जो आज की सतलुज है। और 5वीं नदी यमुना, जिसका पौराणिक संबंध सूर्य से बताया गया है। तो लेख का ये दावा कि हिमाचल 5 नदियों की भूमि है, वो इसी ऐतिहासिक और भौगोलिक आधार पर है। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान को फिर से स्थापित करने की कोशिश है। ठीक, यही बात है। और ये कहानी सिर्फ इन 5 बड़ी नदियों पर खत्म नहीं होती। लेख इस बात पर भी जोर देता है कि इन मुख्य नदियों के अलावा हजारों छोटे झरने, नाले और धाराएं हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखती हैं। ये स्थानीय सिंचाई के लिए पानी देती हैं। और जैसा कि लेख में खूबसूरती से कहा गया है,
थके हुए यात्रियों के लिए शीतल पेय प्रदान करती हैं। ये बात तो 100% सच है। पहाड़ों में ट्रैकिंग करते हुए जब पानी की बोतल खत्म हो जाती है तो किसी झरने का वो बर्फीला ठंडा पानी अमृत जैसा लगता है। वो स्वाद आज तक याद है। बिल्कुल। और इन नदियों का जो तेज बहाव और ढलान है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये नदियां सिर्फ प्यास नहीं बुझाती बल्कि घर भी रोशन करती हैं। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो हिमाचल की एक बहुत ही यूनिक पोजीशन सामने आती है। ये सिंधु और गंगा दोनों नदी घाटियों को पानी देता है। यहां मुझे एक बात समझ नहीं आई, एक ही इलाका दो अलग अलग और इतनी विशाल रिवर सिस्टम्स का सोर्स कैसे हो सकता है? एक का पानी पश्चिम में अरब सागर की तरफ जाता है और दूसरे का पूर्व में बंगाल की खाड़ी की तरफ। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका जवाब हिमाचल की भौगोलिक स्थिति में छिपा है। लेख में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर जल निकासी प्रणाली। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे सोचिए कि भारत का जो मुख्य प्रायद्वीपीय पठार है वो एक बड़ी रिलेटिवली सपाट मेज की तरह है, लेकिन हिमालय उस मेज पर रखी एक विशाल, जटिल और ऊंची नीची मूर्तिकला जैसा है। अच्छा। हिमाचल उसी मूर्तिकला का एक अहम हिस्सा है जिसकी ढलानें दो अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। एक ढलान पश्चिम की तरफ है जो सिंधु प्रणाली को पानी देती है और दूसरी ढलान पूर्व की तरफ है जो गंगा प्रणाली को पानी देती है। ये एक ही छत की तरह है जिसका पानी दो अलग अलग आंगन में गिरता है। ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। एक छत दो आंगन। तो चलिए पहले पश्चिम वाले आंगन की बात करते हैं, सिंधु नदी प्रणाली। स्रोत बताता है कि इसका उद्गम तिब्बती पठार से होता है और ये लद्दाख में हिमालय में प्रवेश करती है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है और इसकी घाटी का विस्तार जबरदस्त है। ये उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर, जो दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक पहाड़ों में से एक है, वहां से लेकर हिमाचल में शिमला के पश्चिमी ढलानों तक फैली हुई है। इतना बड़ा इलाका? जी। इस विशाल इलाके में जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा और हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। ये दिखाता है कि ये प्रणाली कितनी व्यापक और महत्वपूर्ण है। और इसी एक नदी घाटी में जलवायु की इतनी विविधता है, ये भी हैरान करने वाली बात है। आर्कटिक से लेकर सब ट्रॉपिकल तक, मतलब एक तरफ लद्दाख और लाहौल स्पीति जैसे ठंडे रेगिस्तानी इलाके हैं जहां बारिश लगभग नहीं होती और सिर्फ भारी बर्फबारी होती है, और दूसरी तरफ निचले इलाकों में गर्म और नमी वाला मौसम में मिलता है। बिल्कुल। और इस विशाल प्रणाली की 5 मुख्य सहायक नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। और यहाँ दिलचस्प बात यह है जो हिमाचल के महत्व को फिर से रेखांकित करती है कि इन 5 प्रमुख नदियों में से 4 सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब हिमाचल प्रदेश के होकर ही बहती हैं। अच्छा, 5 में से 4? हाँ, ये सचमुच में सिंधु घाटी की जीवन रेखा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सिंधु प्रणाली का पानी पश्चिम की ओर जाता है, लेकिन जैसा हमने अभी बात की, उसी छत का पानी दूसरी तरफ भी गिरता है। तो अब उस पूर्वी आंगन यानी गंगा नदी प्रणाली पर आते हैं। ये भारत की सबसे पवित्र और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। हाँ, और हिमाचल में इसका विस्तार शिमला रिज के पूर्वी हिस्से से शुरू होता है और इसमें किन्नौर, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के कुछ हिस्से शामिल हैं। गंगा का सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। जैसा कि लेख में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, गंगा की कहानी भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। वाह! ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था, इतिहास और पहचान का प्रतीक है। इसका फिजिकल जर्नी भी उतना ही शानदार है। स्रोत गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर है और ये असल में अलकनंदा और भागीरथी नाम की 2 मुख्य धाराओं से बनती है। इन दोनों के देवप्रयाग में मिलने के बाद ही इसे गंगा नाम मिलता है। और जब ये हरिद्वार में पहाड़ों की गोद से निकलकर मैदानों में पहली बार कदम रखती है तो उसका रूप ही बदल जाता है। वो सिर्फ एक पहाड़ी नदी नहीं रहती, वो करोड़ों लोगों के लिए गंगा मैया बन जाती है। उसकी कहानी भारत की कहानी के साथ साथ बहती है। प्रयागराज में यमुना से उसका संगम होता है, जो भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। और इसका अंत भी उतना ही भव्य है। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक पूरी प्रणाली है जो एक विशाल डेल्टा बनाती है। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में फरक्का के बाद ये कई धाराओं में बंटकर
सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और एक अनोखा मैंग्रोव इकोसिस्टम है। इस विशाल प्रणाली की मुख्य सहायक नदियां हैं यमुना, भागीरथी, काली, घाघरा, गंडक और कोसी। ये सब मिलकर उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को जीवन देती हैं। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि हिमाचल प्रदेश सिर्फ पहाड़ों, सेब के बागों और पर्यटन का ही प्रदेश नहीं है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। ये एक ऐसा वाटर टावर है जो दो विशाल नदी प्रणालियों को जन्म देता है, जिनका पानी करोड़ों लोगों के जीवन, खेती और संस्कृति को आधार देता है। और अंत में एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं, लेख की वो बात कि कुछ नदियां पहाड़ों से भी पुरानी हैं और उन्होंने उठते हुए पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाया है। ये सोचने पर मजबूर करती है, अगर नदियां पहाड़ों की रचना से पहले से मौजूद हैं तो वे अपने साथ समय, भूविज्ञान और जीवन के प्रवाह की कौन सी अनकही कहानियां लेकर बहती हैं, जिन्हें शायद हम आज भी पूरी तरह से पढ़ या समझ नहीं पाए हैं। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश की कह सकते हैं एक ऐसी नदी पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसकी कहानी एक पहेली जैसी है। हमारे पास हिमाचल की नदियों पर कुछ बहुत अच्छे लेख हैं और उन्हें पढ़ते हुए एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आया। क्या सवाल? सवाल यह है कि एक नदी जो हिमाचल में सिर्फ 22 किलोमीटर बहती है, वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यानी उत्तर भारत की एक तरह से जीवन रेखा कैसे बन जाती है? हाँ, और ये सवाल ही आज की सारी बातचीत का सार है। इसका जवाब नदी की अपनी लंबाई में नहीं, बल्कि उसके विशाल नेटवर्क में छुपा है। नेटवर्क? बिल्कुल। किसी भी नदी की असली ताकत ये नहीं होती कि वो कितने किलोमीटर चलती है। असली ताकत ये होती है कि उसका जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया कितना बड़ा है। अच्छा। मतलब कितने बड़े इलाके का पानी सिमट कर उस एक नदी में आता है। और यमुना के मामले में हिमाचल का रोल इसी नेटवर्क को बनाने का है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। बात शुरू करने से पहले एक दिलचस्प बात भी है। यमुना का एक पौराणिक संबंध सूर्य से है, लेकिन खैर वो कहानी फिर कभी। पहले इस 22 किलोमीटर के रहस्य को सुलझाते हैं। हाँ, चलिए। तो शुरुआत मुख्य नदी यानी यमुना से ही करते हैं। ये 22 किलोमीटर का सफर ये है कहाँ? हमारे स्रोतों के मुताबिक यमुना हिमाचल में सिरमौर जिले के खादर माजरी से दाखिल होती है। खादर माजरी? हाँ। और ताजेवाला के पास से राज्य को छोड़कर हरियाणा में चली जाती है। बस इतना ही? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसका जन्म भी हिमाचल में नहीं होता। ये निकलती तो पड़ोस में है, उत्तराखंड की गढ़वाल पहाड़ियों में यमुनोत्री ग्लेशियर से। ओह! तो हिमाचल में ये हमारी सबसे पूर्वी नदी है जो उत्तराखंड के साथ एक, आप कह सकती हैं, एक प्राकृतिक सीमा, एक बॉर्डर बना देती है। तो इसका रणनीतिक महत्व भी है। आंकड़े तो वाकई हैरान करने वाले हैं। मतलब हिमाचल में इसका अपना सफर सिर्फ 22 किलोमीटर का? सिर्फ 22 किलोमीटर। लेकिन इसका कैचमेंट एरिया है 2320 वर्ग किलोमीटर का। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ कि कोई सिर्फ एक कदम चले लेकिन उस एक कदम से हजारों एकड़ जमीन सींच दे। सही पकड़ा आपने। इसका मतलब तो साफ है कि यमुना की असली कहानी उसकी सहायक नदियों में छुपी है। बिल्कुल सही। आप इसे एक बहुत बड़े पेड़ की तरह सोच सकते हैं। पेड़ की तरह कैसे? देखिए, पेड़ का तना शायद एक छोटे से हिस्से में खड़ा हो, लेकिन उसकी असली ताकत और जीवन उसकी उन हजारों जड़ों में होता है जो दूर दूर तक फैली होती हैं और पोषण खींच कर लाती हैं। हिमाचल यमुना के लिए उन जड़ों का काम करता है। ये जड़ें ही हैं, ये सहायक नदियां ही हैं जो उसे एक महान नदी बनाती हैं। क्या बात है, ये एनालॉजी तो एकदम सटीक बैठती है। तो चलिए अब इन जड़ों पर ही आते हैं, मतलब इसकी सहायक नदियों पर। स्रोत में 3 बड़े नाम साफ नजर आते हैं, गिरी, टॉन्स और पब्बर। हाँ, ये 3 मुख्य हैं। इनमें से गिरी नदी का नाम बड़ा अनोखा है। इसे गिरी गंगा भी कहते हैं। इसकी क्या कहानी है? गिरी गंगा का नाम ही उसके महत्व को बताता है। स्थानीय लोग उसे गंगा जितनी ही पवित्र मानते हैं। ये शिमला जिले में जुब्बल के पास कूपर पीक नाम की चोटी से निकलती है। कूपर पीक? जी, लेकिन इसकी सबसे खास बात इसका रास्ता है। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक बंटवारा भी करती है। बंटवारा? वो कैसे? मतलब जमीन का? हाँ, ये सिरमौर जिले को लगभग बीच से 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। अच्छा। और इन इलाकों के नाम भी इसी नदी पर पड़े हैं, सिसगिरी और ट्रांसगिरी, यानी गिरी के इस पार और गिरी के उस पार। सिसगिरी और ट्रांसगिरी। और ये सिर्फ एक भौगोलिक बंटवारा नहीं है,
आज भी आप ट्रांसगिरी इलाके में जाएंगे तो वहाँ के लोगों की बोली, उनके रीति रिवाज, यहाँ तक कि उनकी राजनीतिक मांगें भी सिसगिरी से काफी अलग हैं। एक नदी ने सचमुच दो अलग-अलग सांस्कृतिक दुनियाएं बना दी हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। और मैंने पढ़ा कि इस पर एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट भी है गिरिनगर में। हाँ, और वो आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बड़ा उदाहरण है। गिरी के पानी को एक बड़ी सुरंग के जरिए गिरिनगर के पावर हाउस तक ले जाया जाता है। ओके। वहां बिजली बनाने के बाद उस पानी को छोड़ा जाता है, लेकिन वापस गिरी में नहीं, तो फिर कहाँ? बल्कि एक दूसरी नदी बाटा नदी में। ये दिखाता है कि हम संसाधनों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, क्या इस तरह के मानव हस्तक्षेप का कोई दूसरा पहलू भी है? मतलब जब हम एक नदी के पानी को सुरंग में डालकर दूसरी नदी में मिला देते हैं तो क्या इससे उस नदी के अपने प्राकृतिक इकोसिस्टम पर, उसके बहाव पर कोई असर नहीं पड़ता? ये बहुत जरूरी सवाल है। बिल्कुल पड़ता है। जब आप नदी के बहाव का एक बड़ा हिस्सा मोड़ देते हैं तो जहां से पानी लिया गया उसके आगे नदी का बहाव जाहिर है कमजोर पड़ जाता है। इससे उस नदी में रहने वाले जलीय जीवों और उसके किनारों की वनस्पति पर बुरा असर पड़ता है। ये विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की एक लगातार चलने वाली बहस है, जिसका एक उदाहरण गिरी प्रोजेक्ट भी है। समझ गया। तो गिरे नदी भूगोल और संस्कृति दोनों को आकार दे रही है। लेकिन जहां तक यमुना को पानी देने की बात है, स्रोत इशारा करते हैं कि असली पावर हाउस तो कोई और नदी है, टोंस नदी। हाँ, टोंस। जिसकी कहानी तो और भी अनोखी है। टोंस असल में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये अपने आप में एक पहेली है। ये दो धाराओं से मिलकर बनती है, सुपिन और रूपिन। सुपिन और रूपिन। जी, रूपिन नदी तो मशहूर हर की दून घाटी में एक ग्लेशियर से निकलती है। ये दोनों धाराएं उत्तराखंड में नेटवाड़ नाम की जगह पर मिलती हैं और वहां से इनका संगम टोंस कहलाता है। यहां मुझे एक बात समझनी है। अगर ये सुपिन और रूपिन से मिलकर बनती है तो इसे टोंस क्यों कहते हैं? रूपिन या सुपिन क्यों नहीं? क्या एक धारा दूसरी से ज्यादा बड़ी है? आमतौर पर जब दो नदियां मिलती हैं तो या तो जो ज्यादा गहरी या ज्यादा पानी वाली धारा होती है उसका नाम आगे बढ़ता है, या फिर संगम के बाद एक बिल्कुल नया नाम दे दिया जाता है। अच्छा। टोंस के मामले में संगम के बाद इसे एक नई पहचान, एक नया नाम मिला है। और सबसे खास बात? वो क्या है? सबसे खास बात यह है कि टोंस नदी कलसी के पास यमुना से मिलती है और उस संगम पर टोंस में यमुना से लगभग दोगुना पानी होता है। क्या? दोगुना पानी? हाँ, दोगुना। टेक्निकली अगर हम सिर्फ पानी के वॉल्यूम की बात करें तो यमुना को टोंस की सहायक नदी होना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों नहीं है? पौराणिक महत्व की वजह से। कहानी में, इतिहास में यमुना का दर्जा बड़ा है, इसलिए नाम यमुना का ही आगे चलता है। अरे वाह, मतलब सहायक नदी में मुख्य नदी से भी ज्यादा पानी है। हाँ। ये तो सचमुच एक पहेली है। और टोंस की भी एक सहायक नदी है, पब्बर, जो खुद भी काफी बड़ी है। हाँ, और पब्बर भी टोंस की तरह ही ग्लेशियर से निकलती है। इसका स्रोत भी ग्लेशियर है। जी, इसका स्रोत है शिमला जिले की चांचल चोटी के पास चंद्रनाहन झील, जो असल में पिघलते ग्लेशियर से बनी एक झील है। अब देखिए, यहाँ एक पैटर्न है। क्या पैटर्न? टोंस और पब्बर दोनों का स्रोत ग्लेशियर है। इसका मतलब है कि ये 12 नदियां हैं, पेरेनियल। मतलब इनमें साल भर पानी रहता है। बिल्कुल। इनमें सिर्फ बरसात में नहीं बल्कि गर्मियों में भी जब ग्लेशियर पिघलते हैं तब भी भरपूर पानी रहता है। ये इस पूरे इलाके के लिए कह सकते हैं पानी की सुरक्षा का आधार है। तो ये तो ही बड़ी ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां, लेकिन स्रोतों में कई और छोटी छोटी नदियों का भी जिक्र है, और वो मुझे लगता है कि दो अलग अलग तरीके की हैं। बिल्कुल। एक तरफ तो आंध्रा जैसी छोटी नदियां हैं जो पब्बर की सहायक है और एक छोटे ग्लेशियर से निकलती है। मतलब इसका स्वभाव भी पब्बर जैसा ही स्थिर है। ओके। लेकिन फिर दूसरी तरह की नदियां हैं जिन्हें हम बरसाती नदियां कहते हैं, जैसे जलाल और मारकंडा। जलाल और मारकंडा। हाँ, और इनका चरित्र इन ग्लेशियर वाली नदियों से एकदम अलग है। बरसाती नदी मतलब जो सिर्फ बारिश पर निर्भर करती है। हाँ, इन नदियों में सर्दियों और गर्मियों में पानी या तो बहुत कम होता है या ये लगभग सूख जाती हैं। लेकिन मॉनसून में कुछ ही घंटों की बारिश में ये उग्र रूप ले लेती हैं। अच्छा। पहाड़ों में कहते हैं कि इन छोटी नदियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। सुबह जो एक शांत नाला दिखता है वो दोपहर की बारिश के बाद सब कुछ बहा ले जाने वाली बाढ़ बन सकता है। यहाँ जीवन और खतरा साथ साथ चलते हैं। ये बात तो इन नदियों के किनारे बसी बस्तियों को देखकर और भी साफ हो जाती है।
जलाल नदी के किनारे ददाहू और बगथान जैसे कस्बे हैं। है। ये जानते हुए भी कि ये नदी अप्रत्याशित हो सकती है, लोग वहीं बसे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहाड़ों में जीवन पानी के आसपास ही घूमता है। लोगों को खेती के लिए, अपने मवेशियों के लिए और अपने लिए पानी चाहिए। और अक्सर पानी के पास ही थोड़ी समतल जमीन मिलती है जो घर बनाने और खेती के लिए जरूरी है। तो पानी की जरूरत। यही कहानी मारकंडा नदी की भी है, जिसके किनारे भी बस्तियां हैं। और कुछ नदियों की अपनी अलग ही खासियत है, जैसे असनी नदी जो एक गहरी वी शेप की घाटी बनाती है, या बाटा नदी जिसके बारे में लिखा है कि ये पत्थरों के नीचे से निकलती है और इसका कुछ हिस्सा जमीन के नीचे भी बहता है। ये सब दिखाता है कि नेटवर्क कितना विविध है, कितना रिच है। असनी नदी की गहरी घाटी पहाड़ों को काटने की नदी की ताकत दिखाती है, वी शेप्ड वैली। सही। और बाटा नदी भूमिगत जल का एक उदाहरण है, जहां बारिश का पानी जमीन में रिसकर इकट्ठा होता है और फिर एक सोते के रूप में बाहर निकलता है। ग्लेशियर, बारिश, झरने, भूमिगत जल, हर तरह का पानी आकर इस एक यमुना सिस्टम में मिल जाता है। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब ये कि हमारी शुरू की पहेली अब सुलझ गई है। हाँ, कह सकते हैं। हिमाचल में यमुना का 22 किलोमीटर का छोटा सा सफर असल में एक विशाल और जटिल कहानी का सिर्फ आखिरी पन्ना है। यमुना की अपनी धारा भले ही कम दूरी तय करती हो, लेकिन इसकी असली शक्ति और पहचान उसकी इन अनगिनत सहायक नदियों से है, जो पहाड़ों, ग्लेशियरों और झरनों से जीवन लेकर आती हैं और उसे एक महान नदी बनाती हैं। बिल्कुल। ये सिस्टम सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये भूगोल को आकार देता है, जैसा हमने सिसगिरी और ट्रांसगिरी क्षेत्रों में देखा। सही। ये संस्कृति को जन्म देता है, ये बस्तियों को जीवन देता है, और इसका इस्तेमाल सिर्फ पीने या सिंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि पुराने समय में लकड़ी के लट्ठों को मैदानों तक पहुंचाने के लिए और आज के समय में जल विद्युत उत्पादन यानी हाइड्रो पावर के लिए भी किया जाता है। जीवन रेखा। संक्षिप्त में ये हिमाचल के दक्षिण पूर्वी हिस्से की जीवन रेखा है। बिल्कुल सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत बताते हैं कि यमुना की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये प्रयागराज में जाकर गंगा में मिल जाती है। एक बहुत लंबा सफर। हाँ, बहुत लंबा। हिमाचल का ये 22 किलोमीटर का सफर तो इस विशाल यात्रा की बस एक झलक है, एक शुरुआत। कभी सोचिएगा कि ये नदी जो यहाँ पहाड़ों की तेज ढलानों और गहरी घाटियों में इतनी चंचल और ताकतवर है, जब ये हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विशाल सपाट मैदानों में पहुंचती होगी, तो इसका स्वरूप और चरित्र कैसे बदल जाता होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये अपने साथ पहाड़ों की कौन सी यादें, कौन सी कहानियां और कौन सा संगीत लेके मैदानों में उतरती हो। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक भौगोलिक यात्रा पर निकल रहे हैं, एक ऐसी नदी के साथ जो भारत की सीमाओं के बाढ़ से शुरू होती है और हिमाचल प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। हमारे पास सतलुज नदी के मार्ग और सहायक नदियां नाम के कुछ दस्तावेज हैं, और आज हमारा मकसद है सतलुज नदी के उद्गम से लेकर इसके विशाल सफर और इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों के ताने बाने को समझना। तो चलिए इस जानकारी की गहराइयों में उतरते हैं। आज की ये पड़ताल दिलचस्प होगी, क्योंकि हम न केवल एक नदी के रास्ते को देखेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि भूगोल, जलवायु और मानव बस्तियां ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे लगी, वो ये कि सतलुज भारत में शुरू ही नहीं होती। इसका स्रोत कहाँ है? हाँ, ये बात सही है। इसका उद्गम भारतीय सीमा से परे है, कैलाश पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर। मानसरोवर झील के पास एक राकश झील है, वहां से ये निकलती है, और तिब्बत में इसे लांगचेन खबाब नदी के नाम से जाना जाता है। लांगचेन खबाब। वाह। और ये हिमाचल में कहाँ से प्रवेश करती है? दस्तावेज में 6608 मीटर की ऊंचाई पर शिपकी नाम की जगह का जिक्र है। ये तो अपने आप में एक अविश्वसनीय ऊंचाई है। बिल्कुल। जरा सोचिए, इतनी ज्यादा ऊंचाई, और इसी ऊंचाई से ये दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती हुई किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर जिलों से होकर गुजरती है। और हिमाचल प्रदेश में ही इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर बताई गई है। ये एक बहुत लंबा सफर है। हाँ, ये बहुत लंबा सफर है, और इस सफर में कई सहायक नदियां इसमें मिलती हैं, जैसे दाईं ओर से स्पीति, रोपा और वांगर जैसी नदियां, जबकि तिरुंग, बसपा और सोलदांग जैसी नदियां बाईं ओर से इसमें आकर मिल जाती हैं। तो ये पूरा एक नेटवर्क बन जाता है, एक जीता जागता नेटवर्क। अच्छा, वो तो हिमाचल से निकलने के बाद
ये नदी कहाँ जाती है? यहाँ पर भाखड़ा का जिक्र आता है। सही, ये हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा में छोड़कर पंजाब के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। और यहीं पर इसी नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध यानी भाखड़ा बांध बनाया गया है। यहाँ एक और बड़ा आंकड़ा है। हिमाचल में इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका ठीक क्या मतलब है? जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया का मतलब है वो पूरा इलाका जिसका पानी, मतलब बारिश का हो या बर्फ पिघलने से, वो अंत में बहकर सतलुज नदी में ही आता है। अच्छा। तो ये आंकड़ा ये दिखाता है कि यह नदी कितने बड़े भूभाग को प्रभावित करती है। वाह। और यहाँ इसके कुछ ऐतिहासिक नामों का भी जिक्र है। वैदिक नाम सतुद्री और संस्कृत नाम शताद्रु। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये नाम इसके प्राचीन और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करते हैं। इसका अंतिम पड़ाव पाकिस्तान में है, जहाँ ये सिंधु नदी में मिल जाती है। और एक और बात, स्रोत यह भी बताता है कि इसके ऊपरी हिस्से लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थायी रूप से बर्फ से ढके रहते हैं। अच्छा, तो पानी का स्रोत एक तरह से पक्का है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए इसके किनारे नामग्या, कल्पा, रामपुर और बिलासपुर जैसी कई प्रमुख बस्तियां बसी हुई हैं। इसकी कुल लंबाई 1448 किलोमीटर है। एक बहुत बड़ी नदी है। बहुत बड़ी। चलिए अब इसकी कुछ खास सहायक नदियों पर नजर डालते हैं। जी। सबसे पहले बसपा नदी। हाँ, बसपा नदी। हाँ, ये सतलुज के ऊपरी हिस्से की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये बसपा की पहाड़ियों से निकलती है और कई छोटी छोटी धाराएं जो बर्फ पिघलने से बनती हैं वो इसमें मिलती हैं। और ये कल्पा के पास करचम में बाईं ओर से सतलुज में मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीति नदी की। दस्तावेज के अनुसार इसकी भौगोलिक स्थिति इसे बहुत खास बनाती है। हाँ, यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्पीति नदी कुंजुम पर्वतमाला से निकलती है। इसकी स्थिति मुख्य हिमालय श्रृंखला के पार है। उस पार? हाँ, उस पार। जिस वजह से ये दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से एक तरह से वंचित रह जाती है। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि जब भारत के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश होती है तब स्पीति घाटी सूखी रहती है। ठीक, यही बिल्कुल यही मतलब है। तो फिर नदी में पानी कहाँ से आता है? यही तो इसकी खासियत है। इसीलिए वहां के पहाड़ बंजर हैं और उन पर वनस्पति लगभग नहीं है। इस नदी में पानी का मुख्य स्रोत ग्लेशियरों का पिघलना है। अच्छा, बारिश नहीं, ग्लेशियर्स। हाँ, इसलिए गर्मियों के अंत में इसका जलस्तर शिखर पर होता है, मॉनसून में नहीं। और ये लगभग 150 किलोमीटर बहने के बाद नामगिया से सतलुज से मिलती है। सच में ये तो प्रकृति का एक अनोखा ही संतुलन है। अंत में सोगली खड्ड और सोन नदी का भी संक्षिप्त जिक्र है। जी, सोगली खड्ड रामपुर बुशहर के नीचे सतलुज में मिलती है। और वहीं सोवन नदी, जिसे 16 सिंगी श्रेणी भी कहा जाता है, वो शिवालिक की दक्षिणी ढलानों से निकलती है। और इसकी एक खास बात यह है कि ये स्पीति से एकदम उलट है। उलट कैसे? गर्मियों में इसका पानी बहुत कम हो जाता है, लगभग सूखने की कगार पर, जबकि मॉनसून के दौरान ये उफान पर होती है, पूरी तरह मॉनसून पर निर्भर है। वाह, तो एक ही नदी तंत्र में दो अलग अलग दुनिया। तो आज हमने सतलुज नदी के तिब्बत में जन्म से लेकर हिमाचल के पहाड़ों से गुजरते हुए और अंत में पाकिस्तान में सिंधु नदी में विलीन होने तक के सफर को समझा। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि कैसे इसकी हर सहायक नदी, चाहे वो ग्लेशियरों पर निर्भर स्पीति हो या मॉनसून पर निर्भर सोवन हो, हाँ, हर नदी इस विशाल नदी प्रणाली में अपनी एक अलग पहचान और भूमिका निभाती है। इस पूरी जानकारी से एक विचार मन में आता है जिसे हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। स्रोत में बताया गया है कि सतलुज का ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र स्थायी बर्फ की चादर के नीचे है और इसके प्रवाह में ग्लेशियरों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में यह सोचने वाली बात है कि जलवायु परिवर्तन और तेजी से पिघलते ग्लेशियरों का इस नदी के भविष्य पर, इसके जल स्तर पर और इसके किनारे बसी मानव बस्तियों पर आने वाले दशकों में क्या और कैसा प्रभाव पड़ सकता है। आज की हमारी पड़ताल एक ऐसी नदी के बारे में है जो सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं, बल्कि किंवदंतियों, संस्कृति और जीवन की एक लाइफलाइन है। हमारे पास द सेक्रेड ब्यास रिवर ऑफ लेजेंड्स एंड लाइफलाइंस के कुछ अंश हैं और हमारा मिशन है इन स्रोतों में से इस नदी की, मतलब एक तरह से आत्मा को समझना। बिल्कुल। हम इसके जन्म से लेके इसके सफर के हर मोड़ को देखेंगे। तो चलिए इस नदी के साथ साथ बहते हैं और इसकी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। और ये सोचना ही कितना कमाल का है
कि एक नदी सिर्फ जमीन पर बहते पानी की लकीर नहीं होती। सही कहा। वो तो मतलब उस पूरे इलाके की जिंदगी की धड़कन बन जाती है, वहां के समाज और कारोबार की पूरी शक्ल तय कर देती है। और ब्यास के मामले में ये नदी उन ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह है जिनका उल्लेख शायद आपको दर्ज इतिहास में भी नहीं मिलेगा। तो फिर चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, जहां से ये कहानी जन्म लेती है। जी। स्रोत बताते हैं कि ब्यास नदी का उद्गम 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रे से होता है। पर दिलचस्प बात यह है कि रोहतांग इसका मतलब नया नाम है। हाँ। पुराने जमाने में इसे भृगुतुंग कहा जाता था। और इसी पुराने नाम से एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा जुड़ती है। अच्छा। स्रोत के अनुसार प्राचीन काल में कुल्लू और लाहौल स्पीति के इलाके एक दूसरे से पूरी तरह कटे हुए थे। बीच में भृगुतुंग नाम का एक विशाल मतलब बहुत ही दुर्गम पर्वत था। ओह, तो लोगों के लिए आर पार जाना तो नामुमकिन जैसा रहा होगा। लगभग नामुमकिन था। तो मतलब ये सिर्फ एक भौगोलिक बाधा नहीं थी, बल्कि बिल्कुल, ये दो संस्कृतियों और समुदायों के बीच एक दीवार की तरह थी। तब लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के एक ही प्रहार से उस विशाल पर्वत भृगुतुंग को काट दिया और आर पार जाने का रास्ता बना दिया। वाह! यही रास्ता आज रोहतांग दर्रा कहलाता है। कमाल है। और यही इस इलाके की खासियत है। यहाँ भूगोल सिर्फ विज्ञान नहीं है और पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं है। सही कहा। दोनों मिलकर लोगों के लिए एक जीवित इतिहास बनाते हैं। मतलब जब कोई आज उस दर्रे से गुजरता है तो वो सिर्फ एक पहाड़ नहीं पार कर रहा, वो शिव के त्रिशूल के निशान से गुजर रहा है। बिल्कुल। ये कहानियां जमीन को एक पहचान देती हैं, उसे सिर्फ पत्थर और मिट्टी से कहीं ज्यादा बना देती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी दर्रे के दाईं ओर ब्यास का स्रोत है, जिसे ब्यास ऋषि कहा जाता है। ब्यास ऋषि? जी। मान्यता है कि महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास ने इसी स्थान पर ध्यान किया था। पर यहाँ एक बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। बताइए। स्रोत में दो स्रोतों का जिक्र है, एक ब्यास ऋषि और दूसरा ब्यास कुंड। ये अलग अलग क्यों है? क्या इसका कोई खास मतलब है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ब्यास ऋषि को नदी का एक तरह से आध्यात्मिक स्रोत माना जाता है। आध्यात्मिक स्रोत? हाँ, वो जगह जहाँ एक महान चेतना ने ध्यान किया। और ब्यास कुंड एक छोटी ग्लेशियल झील है जो पानी का भौतिक स्रोत है, जहाँ से पानी असल में निकलना शुरू होता है। अच्छा। ये दोनों धाराएं आगे चलकर पलाचन गांव में मिलती हैं और फिर मुख्य ब्यास नदी बनाती हैं। अच्छा, तो मतलब नदी के जन्म में ही आध्यात्म और भूगोल का संगम हो रहा है। जी। जैसे नदी को एक आत्मा और एक शरीर दोनों एक साथ मिल रहे हों। बिल्कुल। यही संगम इस नदी को सिर्फ एक जलधारा से कहीं ज्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण बना देता है। तो हमने नदी को उसके जन्म स्थान पर देख लिया। अब अगर हम इसके साथ साथ नीचे की ओर बहें तो हम देखेंगे कि इसका सिर्फ शरीर ही नहीं, इसका नाम भी बदलता है। और इसके नाम बदलने की कहानी तो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। सही कहा। आज हम इसे ब्यास कहते हैं, लेकिन इसका सबसे पुराना नाम जो हमें वेदों में मिलता है वो तो कुछ और ही है, अर्जिकी की प्रसिद्ध शत्रुता की ओर। हाँ। कहानी कुछ यूं है कि जब विश्वामित्र ने धोखे से ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या कर दी तो ऋषि वशिष्ठ शोक में डूब गए। उन्होंने अपने जीवन का अंत करने का फैसला किया। वो खुद को रस्सियों से कसकर बांधकर अर्जिकी नदी की तेज धाराओं में कूद गए। एक मिनट, तो नदी ने ऋषि वशिष्ठ के बंधन तोड़ दिए और वो विपाशा कहलाई। ये कहानी सुनने में बहुत नाटकीय लगती है तो? क्या स्रोतों में इस बात का कोई जिक्र है कि ये सिर्फ एक लोक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा दार्शनिक मतलब भी हो सकता है, जैसे प्रकृति का इंसान के दुखों पर मरहम लगाना? ये सिर्फ एक कहानी से कहीं बढ़कर है। यह उस संस्कृति के नजरिए को दिखाता है। इस कहानी में नदी सिर्फ एक निर्जीव तत्व नहीं है, उसमें चेतना है। बिल्कुल, चेतना है, करुणा है। उसने ऋषि के भौतिक बंधनों यानी पाश को तोड़ा, लेकिन साथ ही उसने उन्हें शोक के बंधन से भी मुक्त किया। अच्छा। नदी यहाँ एक रक्षक, एक जीवनदायिनी के रूप में सामने आती है। क्योंकि नदी ने उनके पाश यानी बंधन को तोड़ दिया, इसलिए उसका नाम विपाशा पड़ गया। वी का अर्थ है तोड़ना और पाश का अर्थ है बंधन। जी।
कितना गहरा अर्थ है। और फिर विपाशा से ब्यास कैसे बना? ये भाषा के स्वाभाविक विकास का नतीजा है। मतलब संस्कृत का विपाशा शब्द समय के साथ और स्थानीय बोलियों के प्रभाव में धीरे धीरे घिसकर और बदलकर आज का ब्यास बन गया। लेकिन उस नाम में आज भी एक ऋषि को बचाने की कहानी छिपी हुई है। तो एक नया नाम और एक नया मकसद लेके ये नदी पहाड़ों से नीचे उतरती है। यहाँ इसका रूप कैसा होता है? यहाँ नदी के दो चेहरे दिखते हैं। ज्यादातर समय यह एक शांत नीले पानी की खूबसूरत पहाड़ी नदी होती है। हाँ, तस्वीरों में तो वैसे ही दिखती है। जी, लेकिन मानसून में जब बारिश होती है तो यही शांत नदी एक गरजता हुआ भयानक प्रवाह बन जाती है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने की ताकत रखती है। और इसी शांत और भयानक रूप के बीच ये हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर तक बहती है। जी, और इस दौरान न जाने कितनी सभ्यताओं और बस्तियों को जीवन देती है। मनाली, नगर, कुल्लू, मंडी, सुजानपुर, ये सब इसी के किनारे बसे हैं। और सिर्फ शहर ही नहीं, जरा सोचिए कितने महान ऋषियों ने इसके तट पर ध्यान और तप किया होगा। नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, व्यास, पराशर, सूची बहुत लंबी है। ये सिर्फ एक नदी घाटी नहीं बल्कि एक ज्ञान घाटी थी। ज्ञान घाटी, वाह। इसीलिए आज भी इस पूरी घाटी को व्यास घाटी के नाम से जाना जाता है। तो मतलब नदी का प्रवाह सिर्फ पानी का प्रवाह नहीं था, ये संस्कृति और ज्ञान का भी प्रवाह था। बिल्कुल सही। अपने पहाड़ी सफर के बाद ये कहाँ जाती है? पहाड़ों से उतर कर ये पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है और अंत में पंजाब के फिरोजपुर जिले में हरी का पत्तन नाम की जगह पर ये सतलुज नदी में मिल जाती है। और फिर वहां से ये पाकिस्तान में चली जाती है। अपनी शुरुआत से अंत तक इसकी कुल लंबाई 460 किलोमीटर्स है। लेकिन ब्यास ये 460 किलोमीटर का सफर अकेले तय नहीं करती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी असली ताकत तो इसकी सहायक नदियों से आती है, जो इसे अलग अलग तरह का चरित्र देती हैं। बिल्कुल, कुछ नदियां इसे आध्यात्मिक ऊर्जा देती हैं तो कुछ कह सकते हैं भौगोलिक ताकत। जैसे पार्वती नदी को ही लीजिए, ये मणिकरण के पास से निकलती है और मणिकरण अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, बिल्कुल। ये गर्म चश्मे अपना खौलता हुआ पानी पार्वती नदी में डालते हैं और फिर पार्वती नदी शमशी के पास ब्यास में मिल जाती है। तो ये तो सचमुच आग और पानी का मिलन हुआ। कह सकते हैं। एक तरफ बर्फीले पहाड़ों से आया ठंडा पानी और दूसरी तरफ धरती के गर्भ से निकली भूतापीय ऊर्जा। जी, ये सिर्फ भूविज्ञान नहीं है, ये एक तरह से नदी में एक पवित्र ऊर्जा का संचार है। बिल्कुल। दूसरी तरफ उहिल जैसी नदियां हैं जो ब्यास की ब्रूट फोर्स हैं, इसकी शक्ति का स्रोत हैं। अच्छा, वो कैसे? ये धौलाधार की विशाल पर्वत श्रृंखला के उत्तर से 2 धाराओं के रूप में शुरू होती है और फिर उस पूरी पर्वत श्रृंखला को चीरकर दक्षिण की ओर आती है और मंडी के पास ब्यास में मिल जाती है। कमाल है। जब हम शहरों में इन नदियों का शांत रूप देखते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि इनका जन्म कितनी जबरदस्त ताकत और संघर्ष से होता है। सही बात है। ये तो सचमुच पहाड़ों का सीना चीरकर हम तक पहुंचती हैं। बिल्कुल। और फिर चक्की जैसी सहायक नदियां हैं जो जमीन को आकार देती हैं। जमीन को आकार देती हैं? हाँ, स्रोत बताते हैं कि चक्की नदी ने अपने रास्ते में पहाड़ों को काटकर विशाल सीढ़ीदार खेत बना दिए हैं। टेरेस फार्मिंग जिसे कहते हैं। ओह, टेरेसेस। जी, जिन पर आज स्थानीय लोग खेती करते हैं। मतलब नदी सिर्फ बह नहीं रही, वो इंसानों के लिए जीने लायक जमीन भी तैयार कर रही है। एक सच्चा साथी। स्रोत में इन सहायक नदियों के बारे में एक और दिलचस्प बात बताई गई है कि कुछ बारहमासी हैं और कुछ मौसमी। इसका क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, ब्यास की उत्तरी और पूर्वी सहायक नदियां ग्लेशियरों से निकलती हैं। तो उनमें साल भर पानी रहता है? बिल्कुल, वो बारहमासी हैं। जबकि दक्षिणी सहायक नदियां बारिश पर निर्भर करती हैं, इसलिए वे मौसमी हैं। अच्छा। यह विविधता ही ब्यास को एक भरोसेमंद जीवन रेखा बनाती है। जब बारिश नहीं होती तब भी ग्लेशियर का पानी नदी को जीवित रखता है। और मानसून में? और मानसून में बारिश का पानी इसे और शक्तिशाली बना देता है। तो ब्यास सिर्फ एक नदी नहीं है, ये कहानियों की एक नदी है, नामों की एक नदी है और सभ्यताओं को पालने वाली नदी है। को जीवन दान दिया और आज भी लाखों लोगों और खेतों की प्यास बुझा रही है। ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक बहता हुआ इतिहास है। और इसी बात पे मैं उस पंक्ति पर वापस आना चाहूंगी जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। जरूर। स्रोत कहते हैं कि ये नदी उन ऐतिहासिक घटनाओं की गवाही देती है
जिनका उल्लेख दर्ज इतिहास में नहीं मिलता, ये एक बहुत गहरा विचार है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया की अन्य महान नदियां अपनी धाराओं में और कौन से अनकहे इतिहास और अनसुनी कहानियां छिपाए हुए बह रही होंगी। सही बात है। जब हम गंगा या नील या अमेज़न को देखते हैं तो हम सिर्फ पानी नहीं देख रहे होते, हम इतिहास देख रहे होते हैं। हम उन अनगिनत पीढ़ियों की अनकही कहानियों को देख रहे होते हैं जो उनके किनारों पर पली बढ़ी और खत्म हो गई। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी नदी की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, बल्कि अपने साथ पहाड़ों का पूरा इतिहास और भूगोल लेकर चलती है। हमारे हाथ में जो दस्तावेज है उनका शीर्षक है द जेनेसिस एंड कोर्स ऑफ द चिनाब रिवर, यानी चिनाब नदी की उत्पत्ति और यात्रा। तो आज का हमारा मिशन है इस शानदार नदी के सफर को समझना। ये कहाँ से शुरू होती है, इसे कौन सी धाराएं बनाती हैं, और हिमाचल प्रदेश की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर पाकिस्तान के विशाल मैदानों तक इसकी कहानी क्या है। चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। और ये यात्रा शुरू होती है एक बहुत ही अद्भुत मिलन से। दो ऐसी धाराओं का मिलन जो चरित्र में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन साथ मिलकर एक ऐसी ताकत बनाती हैं जो पहाड़ों को चीर देती है। ठीक है, तो चलिए इसी मिलन से शुरू करते हैं। एक इतनी बड़ी नदी चिनाब आखिर बनती कैसे है? हमारे नोट्स बताते हैं कि इसकी जड़ें दो धाराओं में हैं, चंद्रा और भागा। बिल्कुल, और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इनका उद्गम स्थल। ये दोनों धाराएं एक ही जगह से बारालाचा दर्रे से निकलती हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में। ये दर्रा समुद्र तल से 4891 मीटर की ऊंचाई पर है। हमारे दस्तावेज इस पर जोर देते हैं कि चंद्रा दर्रे के दक्षिण पूर्व से निकलती है और भागा उत्तर पश्चिम से। 4891 मीटर, ये तो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बहनें एक ही घर से निकलती हैं, पर एक पूर्व को जाती है तो दूसरी पश्चिम को। ये तो किसी कहानी की शुरुआत जैसा लगता है। तो फिर ये दोनों दोबारा कहाँ मिलती हैं? इनका पुनर्मिलन होता है तांडी नाम की जगह पर, जो कि 2286 मीटर की ऊंचाई पर है। अच्छा, तांडी में? जी, तांडी में। और यहीं पर चंद्रा और भागा का संगम होता है, और इस संगम के बाद ही ये चिनाब या चंद्रभागा कहलाती है। अब जरा इन आंकड़ों के पीछे की कहानी समझिए। उद्गम है लगभग 4900 मीटर पर और मिलन है लगभग 2300 मीटर पर। मतलब अपने संगम तक पहुंचने के लिए ये दोनों धाराएं 2600 मीटर से ज्यादा की ढलान उतरती हैं। इतनी खड़ी ढलान पर बहने वाले पानी में तो जबरदस्त ताकत होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही खड़ी ढलान और गुरुत्वाकर्षण की ताकत इन्हें प्रचंड वेग देती है। ये सिर्फ बहती नहीं है, ये पहाड़ों को काटते हुए गरजते हुए नीचे उतरती हैं। और तांडी में ये संगम सिर्फ दो धाराओं का मिलन नहीं, बल्कि एक नई पहचान का जन्म है। यहीं से चिनाब का असली शक्तिशाली स्वरूप सामने आता है। तो इस नई पहचान के साथ जब इसे चिनाब नाम मिल जाता है, तब इसका सफर कैसा होता है? ये किन इलाकों से होकर गुजरती है? तांडी से आगे यह नदी चंबा जिले की मशहूर पांगी घाटी में भुजिंद्र के पास प्रवेश करती है। पांगी घाटी अपनी दुर्गमता और बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी जाती है। यहाँ नदी का पाट और भी चौड़ा हो जाता है। पांगी घाटी, हाँ सुना है बहुत। जी, वहां से बहते हुए ये नदी संसारी नाला पर जिले को छोड़कर कश्मीर की पोढ़ार घाटी में दाखिल हो जाती है। और हिमाचल प्रदेश में इसका ये सफर ये कितना लंबा है? हिमाचल में इसकी लंबाई है 122 किलोमीटर। बस 122 किलोमीटर? हाँ, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। नदी की कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है। और अगर हम इसके जलग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया की बात करें, जो कि वो पूरा इलाका है जहां का पानी बहकर इस नदी में आता है, तो वो 61,000 वर्ग किलोमीटर है। एक मिनट, 61,000 वर्ग किलोमीटर? ये तो बहुत बड़ा इलाका है। और इसमें से हिमाचल में कितना हिस्सा आता है? हिमाचल में इसका कैचमेंट एरिया 60,500 वर्ग किलोमीटर है। 7,500 वर्ग किलोमीटर का कैचमेंट एरिया सिर्फ हिमाचल में। इसका मतलब तो ये हुआ कि पानी की मात्रा यानी वॉल्यूम के हिसाब से ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। लंबाई में शायद सतलुज आगे हो, पर पानी के घनत्व और ताकत के मामले में चिनाब का कोई मुकाबला नहीं। सही कहा। और इस विशाल आयतन का मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं है। इसका मतलब है अपार शक्ति। यही शक्ति है जो पहाड़ों को काटती है, घाटियां बनाती है। और यही वो क्षमता है जो इसे उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण जल विद्युत स्रोतों में से एक बना दिया है।
इसी नदी पर सलाल, दुल्हस्ती, बगलिहार जैसे बड़े-बड़े पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं। यहाँ हमारे दस्तावेजों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक तथ्य का भी जिक्र है। इसमें लिखा है कि चिनाब घाटी एक संरचनात्मक गर्त है, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल ट्रफ कहते हैं। ये सुनने में काफी तकनीकी लगता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि दो विशाल पर्वत श्रेणियां हैं, महान हिमालय उत्तर में और पीर पंजाल दक्षिण में। जी। ये एक दूसरे के समानांतर दीवार की तरह खड़ी हैं। अच्छा। इनके बीच का जो निचला, लंबा और संकरा हिस्सा है, भूविज्ञान की भाषा में उसे ही संरचनात्मक गर्त कहा गया है। जी। चिनाब नदी इसी गर्त से होकर बहती है, जैसे प्रकृति ने खास तौर पर उसके लिए ही ये रास्ता तराशा हो। वाह, तो ये नदी सिर्फ जमीन पर नहीं बह रही, बल्कि दो विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक प्राकृतिक गलियारे में बह रही है। वाह, ये तो कमाल की बात है। अब जाहिर है कि एक बड़ी नदी अकेले नहीं बनती, रास्ते में कई छोटी बड़ी धाराएं उसमें मिलकर उसे और विशाल बनाती हैं। चिनाब की मुख्य सहायक नदियां कौन सी हैं? हमारे नोट्स के मुताबिक हिमाचल में दो मुख्य सहायक नदियों का जिक्र है। म्यार नाला लाहौल में चिनाब से जुड़ता है और सैचर नाला पांगी घाटी में इसमें मिलता है। ये सिर्फ नाम नहीं है, इनके अपने अपने चरित्र हैं। अच्छा, जैसे म्यार नाला अपने साथ म्यार घाटी की शांत सुंदरता का पानी लाता है, लेकिन सैचर नाला वो कोई मामूली धारा नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही जंगली और दुर्गम नाला है, जो अपने साथ ऊंचे ग्लेशियरों का ठंडा खनिज युक्त पानी लाता है। ये पानी जब चिनाब में मिलता है तो वो न सिर्फ उसका आयतन बढ़ाता है, बल्कि उसके चरित्र को और समृद्ध और शक्तिशाली बनाता है। और हिमाचल से बाहर निकलने के बाद और कौन सी नदियां मिलती हैं? घाटी में मुनव्वर वाली जैसी नदियां भी इसकी सहायक बनती हैं। ये सब मिलकर इसके विशाल आकार को और बढ़ाती हैं, जब तक कि ये पाकिस्तान में प्रवेश नहीं कर जाती। और इसका अंतिम पड़ाव कहाँ है? ये सफर कहाँ जाकर खत्म होता है? ये पाकिस्तान में लगभग 950 मील का सफर तय करके मिठानकोट के पास शक्तिशाली सिंधु नदी में मिल जाती है। वहां ये पंचनद का हिस्सा बनती है और अंत में सिंधु नदी के साथ मिलकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। तो इसका सफर हिमालय की ताजी बर्फ से शुरू होकर समुद्र के खारे पानी में खत्म होता है। इतनी लंबी और जीवनदायिनी नदी के किनारे इंसानी बस्तियां भी तो होंगी, है ना? बिल्कुल। स्रोत में उदयपुर, किल्लार, डोडा और रामबन जैसे महत्वपूर्ण स्थानों का जिक्र है, जो इसी नदी के किनारे बसे हैं। इन कस्बों और शहरों के लिए चिनाब सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि जीवन रेखा है। यहाँ की खेती, पीने का पानी और संस्कृति सब कुछ इसी नदी के इर्द गिर्द घूमता है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और उन दो धाराओं को और करीब से जानते हैं जिन्होंने चिनाब को बनाया। पहले बात करते हैं भागा नदी की। इसकी क्या खास कहानी है? भागा नदी, जैसा हमने पहले बात की, बारालाचा दर्रे के उत्तर पश्चिमी हिस्से से निकलती है। तांडी में चंद्रा से मिलने से पहले इसके रास्ते में बर्फ से पिघलकर बनी कई छोटी छोटी नदियां इसमें शामिल होती हैं। दस्तावेज इसे एक रेजिंग टॉरेंट कहते हैं। रेजिंग टॉरेंट? हाँ, यानी एक प्रचंड उग्रधारा। ये अपने उद्गम से दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा में बहुत तेजी से और सीधे रास्ते पर बहती है। हमारे नोट्स इसकी घाटी की एक बहुत स्पष्ट तस्वीर भी पेश करते हैं। यू आकार की घाटियां, झरने, ग्लेशियर और मोरेन। और सबसे खास बात जो मुझे लगी, द एंटायर ट्रैक्ट इज डिवॉइड ऑफ अ वेजिटेटिव कवर, यानी पूरा इलाका बिना किसी वनस्पति के है, एक बंजर, पथरीला और ठंडा रेगिस्तान। हाँ, और ये मोरेन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये दरअसल ग्लेशियर द्वारा छोड़े गए, आप कह सकते हैं, भूवैज्ञानिक फिंगरप्रिंट्स की तरह हैं। फिंगरप्रिंट्स? जी, ये वो पत्थर और मलबा हैं जिन्हें ग्लेशियर अपने साथ बहा कर लाता है और पिघलने पर पीछे छोड़ जाता है। इन्हें देखकर वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि हजारों साल पहले ग्लेशियर कहाँ तक फैला हुआ था। तो भागा घाटी का हर पत्थर एक प्राचीन कहानी कहता है। और वनस्पति का न होना, इसका नदी पर क्या असर पड़ता होगा? जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। मीलों तक कोई पेड़ नहीं, कोई घास नहीं, सिर्फ भूरे और ग्रे रंग के पहाड़, बर्फ और एक करचती हुई नदी। मतलब बिल्कुल मंगल ग्रह जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। वनस्पति की कमी का मतलब है कि मिट्टी को पकड़ कर रखने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए यहां भूस्खलन बहुत होता है और नदी अपने साथ बहुत सारा गाद यानी सिल्ट लेकर चलती है। और गर्मियों में जब बर्फ तेजी से पिघलती है तो इसका जल स्तर और बहाव दोनों ही नाटकीय रूप से बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी धारा,
चंद्रा नदी की। क्या इसकी कहानी भी भागा जैसी ही है या ये अलग है? इसका उद्गम भी बर्फी है, लेकिन इसकी यात्रा और इसका स्वभाव भागा से बहुत अलग है। ये लाहौल स्पीति जिले में मुख्य हिमालय श्रृंखला के पास बर्फ के एक विशाल मैदान से निकलती है। इसके बाद ये कुछ दूरी तक दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, जो भागा की दिशा से लगभग उल्टी है। और फिर कुछ ऐसा होता है जो भूगोल में बहुत कम देखने को मिलता है। ये नदी ग्राम्फू के पास 180 डिग्री का एक हेयरपिन मोड़ लेती है। 180 डिग्री? जी, और फिर स्पीति घाटी में दक्षिण पश्चिम का रास्ता अपना लेती है। 180 डिग्री का मोड़, ये भूवैज्ञानिक रूप से कैसे संभव है? क्या इसका मतलब है कि वहां की चट्टानों की संरचना में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया होगा जिसने नदी को पूरी तरह घूमने पर मजबूर कर दिया? बिल्कुल, ये मोड़ उस जगह की चट्टानों की संरचना और टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल का नतीजा है। कोई कठोर चट्टान का अवरोध रहा होगा जिसने नदी को अपना रास्ता पूरी तरह बदलने पर मजबूर कर दिया। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। और चंद्रा की घाटी का इलाका कैसा है? क्या वो भी भागा घाटी जैसा ही है? स्रोत बताता है कि ये पूरा क्षेत्र भी एक विशाल ठंडा रेगिस्तान है, जहां बहुत कम या बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। इसकी वजह यह है कि ये दक्षिण में स्थित पीर पंजाल श्रृंखला के वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया में पड़ता है। वृष्टि छाया क्षेत्र, इसे मैं समझने की कोशिश करती हूँ। इसका मतलब ये है कि जब मानसून की नमी वाली हवाएं दक्षिण से आती हैं तो वे पीर पंजाल के पहाड़ों से टकराकर अपनी सारी नमी उसी तरफ बरसा देती हैं। सही। अब जब तक वो हवाएं पर्वत के दूसरी तरफ जहां चंद्रा बहती हैं पहुंचती हैं, तब तक वे पूरी तरह सूखी हो चुकी होती हैं। आपने एकदम सही समझा। इसीलिए वहां वनस्पति न के बराबर है और पूरा इलाका शुष्क और ठंडा है। स्रोत के अनुसार इस नदी के किनारे कोकसर एक महत्वपूर्ण मानव बस्ती है, जो ले मनाली हाईवे पर एक जरूरी पड़ाव दी है। तो आज हमने देखा कि कैसे हिमालय की ऊंचाइयों पर जन्मी दो अलग-अलग स्वभाव की धाराएं, सीधी और प्रचंड भागा और घुमावदार और शांत चंद्रा, टांडी में मिलकर शक्तिशाली चिनाब नदी बनाती है। ये नदी दो महान पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बने एक प्राकृतिक गलियारे से बहती हुई सहायक नदियों से ताकत पाती हुई समुद्र तक का अपना लंबा सफर तय करती है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं है, ये एक जीवित इतिहास है। ये नदी उन घाटियों के लिए जीवन रेखा है जिनसे होकर ये गुजरती है, और एक ऐसी ताकत है जिसने उस परिदृश्य को आकार दिया है जिसे हम आज देखते हैं। इसकी यू आकार की घाटियां, इसके द्वारा जमा किया गया मलबा, इसका 180 डिग्री का मोड़, ये सब हजारों लाखों सालों के भूवैज्ञानिक काम का नतीजा है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे दस्तावेजों ने बताया कि चिनाब घाटी दो महान पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक संरचनात्मक गर्त है। जरा सोचिए, एक नदी में कितनी ताकत और कितना धैर्य होगा कि उसने न सिर्फ उन विशाल पहाड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाया, बल्कि उस रास्ते को इतना गहरा और चौड़ा किया कि वो खुद एक पूरी घाटी बन गई। ये नदी सिर्फ एक रास्ते पर नहीं बहती, ये नदी खुद एक वास्तुकार है जिसने हिमालय के एक हिस्से को तराशा है। आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सफर। हाँ, हिमालय की गोद से निकलकर पाकिस्तान तक जाने वाली एक नदी रावी की कहानी को समझने का सफर। हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ भूगोल की किताब का एक पन्ना नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता को पालने वाली नदी की, कह सकते हैं, कुंडली है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या रावी सिर्फ पानी का एक बहाव है, या ये धौलाधार और पीर पंजाल के पहाड़ों के बीच बहता हुआ एक जिंदा इतिहास है? सही बात है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। इसके जन्म से शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि किसी भी नदी की कहानी उसके उद्गम से ही शुरू होती है, उसके जन्म स्थान से। रावी के मामले में ये जगह है बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल। स्रोत साफ कहता है कि रावी का जन्म धौलाधार रेंज की एक शाखा में होता है। और ये एक नदी के तौर पर नहीं, बल्कि दो धाराओं के मिलने से शुरू होती है। दो अलग अलग धाराएं। हाँ, बादल और तांडगढ़ी, और ये दोनों ही ग्लेशियर से पिघल कर आती हैं। तो मतलब ये शुरुआत से एक संयुक्त शक्ति है, कोई एक अकेला सोता नहीं है। सही। ये दो अलग अलग स्रोतों की ताकत है जो एक साथ आ रही है। और आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ग्लेशियर से आने वाला पानी कितना ठंडा और शुद्ध होगा। बिल्कुल। तो यहीं से रावी का विशाल रूप आकार लेना शुरू करता है। और ये सफर आगे चलकर हजारों किलोमीटर तक फैलता है। और इस सफर में ये अकेली नहीं होती। मतलब कोई भी बड़ी नदी अपनी सहायक नदियों के बिना अधूरी है ना, एक टीम की तरह। हाँ,
एक पूरा रिवर सिस्टम होता है। तो चलिए रावी की टीम के सबसे बड़े खिलाड़ियों से मिलते हैं। स्रोत के हिसाब से इसके दाहिने किनारे पर कई नदियां हैं। हाँ, बुधिल, तुंडाहन, बिलजेदी, साहो और एक बहुत बड़ी नदी स्यूल आकर मिलती हैं। और बाएं किनारे से भी एक नाला आता है, चिरचिंद नाला। अच्छा, तो ये जैसा आपने कहा एक पूरा नेटवर्क है, एक जाल है। हर सहायक नदी अपने साथ उस इलाके की मिट्टी, खनिज और अपनी कहानी लेकर आती है। आपने चंबा का जिक्र किया था। स्रोत में साफ लिखा है कि चंबा शहर रावी के दाहिने किनारे पर बसा है। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं लगता, इसके पीछे कोई तो वजह होगी। बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर पुराने शहर नदी के उस किनारे बसाए जाते थे जो या तो थोड़ा ऊंचा हो ताकि बाढ़ से बचा जा सके, अच्छा, या फिर जहां से व्यापार के रास्ते ज्यादा आसान हो। स्रोत हमें वजह तो नहीं बताता, पर यह सोचने पर मजबूर करता है कि शहर के संस्थापकों ने बायां किनारा क्यों नहीं चुना होगा। मतलब नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी। नहीं, वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी थी। और ये नदी सिर्फ आज की नहीं है, इसका एक गहरा ऐतिहासिक कनेक्शन भी है। बहुत गहरा। बाद के संस्कृत ग्रंथों में इसे इरावती कहा गया। इरावती, जिसका मतलब है आनंद देने वाली। और जब सिकंदर के इतिहासकार यहाँ पहुंचे तो उन्होंने इसे क्या नाम दिए? हाइड्रास्टर और रुहादेस। हाँ, हाइड्रास्टर में हाइड्रोर का मतलब पानी होता है, तो शायद वो इसे पानी का सितारा या इसकी विनाशकारी शक्ति देखकर कुछ और कहना चाहते थे। मतलब ये कि हजारों साल पहले भी चाहे वो स्थानीय लोग हों या विदेशी आक्रमणकारी, सब रावी की शक्ति से प्रभावित थे। बिल्कुल। अब जरा इसके रास्ते के भूगोल को समझते हैं। स्रोत बताता है कि हिमाचल में सिर्फ 158 किलोमीटर के सफर में ही इसका कैचमेंट एरिया मतलब जल ग्रहण क्षेत्र वो लगभग 5451 वर्ग किलोमीटर का है। ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। ये हैरान करने वाला आंकड़ा है। बिल्कुल। हाँ, समझने के लिए सोचिए, ये दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का लगभग 4 गुना है। अरे वाह। इसका मतलब ये है कि इतने बड़े इलाके की बारिश, बर्फ, झरने, सब का पानी सिमटकर रावी में आता है। तो रावी सिर्फ एक नदी नहीं, ये पूरे धौलाधार और पीर पंजाल के एक बड़े हिस्से की धड़कन है। उस पूरे इलाके की खेती, उसकी अर्थव्यवस्था, सब कुछ इसके पानी पर निर्भर है। और स्रोत इस नदी के 2 बिल्कुल अलग चेहरे दिखाता है। 2 चेहरे? हाँ, एक तरफ ये सीढ़ीदार खेतों वाले पहाड़ों के पास से गुजरती है, खूबसूरत हरी भरी घाटियां बनाती है। ये इसका शांत, जीवन देने वाला रूप है। ये वो रूप है जिसे देखकर कविताएं लिखी जाती हैं। जब ये डलहौजी की पहाड़ियों के नीचे से बहती है तो ये उस पूरे लैंडस्केप को जिंदा कर देती है। वो जो सीढ़ीदार खेत हैं, जिन्हें टेरेस्ड फील्ड्स कहते हैं, वो इंसानों और नदी के बीच हजारों साल पुराने रिश्ते का सबूत है। इंसानों ने पहाड़ को काटा और नदी ने उसे सींचा। लेकिन फिर इसका दूसरा चेहरा सामने आता है। स्रोत में एक लाइन है, द रैवेजिंग रिवर लुक्स डेवास्टेटिंग इन इट्स फ्यूरी, इट कैरीज अवे इवन स्टर्डी ट्रीज। और यहाँ रैवेजिंग शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल सटीक है। मतलब जब मॉनसून में रावी उफान पर होती है तो इसकी ताकत डरावनी होती है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि देवदार के बड़े बड़े पेड़ों को भी तिनकों की तरह बहा ले जाती है। अच्छा। चंबा के लोग इसकी पूजा भी करते हैं और इसे डरते भी हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हिमालय की नदियां जितनी शांत दिखती हैं, उनके अंदर उतनी अपार और अनियंत्रित ऊर्जा छिपी होती है। और शायद इसी अनियंत्रित ऊर्जा की वजह से इसने 2 विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अपना रास्ता बनाया है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये पश्चिम की ओर बहते हुए पीर पंजाल और धौलाधार के बीच एक गर्त यानी एक ट्रॉफ से गुजरती है। ये तो ऐसा है जैसे 2 महाबली योद्धाओं के बीच से कोई रास्ता निकाल रहा हो। हाँ। और ये रास्ता एक दिन में नहीं बना, ये लाखों साल की कहानी है। पानी की बूंदों ने लगातार चट्टानों को काटा है और धीरे धीरे एक गहरी घाटी बना दी, जो आज 2 महान पर्वत श्रृंखलाओं को अलग करती है। सही। सिर्फ चंबा क्षेत्र में ये लगभग 130 किलोमीटर तक बहती है और फिर खेड़ी नाम की जगह से हिमाचल को अलविदा कह देती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। इसकी मुख्य सहायक नदियों की अपनी अपनी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भादल नदी की। ये रावी को जन्म देने वाली 2 धाराओं में से एक है। हाँ, भादल का उद्गम भी वही है, बड़ा बंगाल के बर्फीले इलाके में। ये पश्चिम की ओर बहती है और फिर तलयांत गढ़ी से मिलकर रावी की मुख्य धारा बनाती है। लेकिन दिलचस्प बात इसकी घाटी की बनावट है। स्रोत में यू आकार की घाटियों
झरनों और मोरेन्स का जिक्र है। हाँ, और ये मोरेन्स और यू शेप्ड वैलीज सिर्फ भौगोलिक शब्द नहीं है। तो ये उस इलाके के अतीत के बारे में क्या बताते हैं? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। यू आकार की घाटी का मतलब है कि उस घाटी को नदी ने नहीं बनाया है। नदी ने नहीं तो फिर किसने? एक विशाल ग्लेशियर ने। और मोरेन्स, जो ग्लेशियर अपने पीछे छोड़े गए पत्थर, रेत और मिट्टी के ढेर होते हैं, वो सिर्फ मलबा नहीं है। अच्छा, वही चीज उस इलाके की मिट्टी को खनिजों से भरपूर और उपजाऊ बनाती है। यही वजह है कि चंबा और कांगड़ा के कुछ हिस्सों में इतने अच्छे सेब और खुबानी होते हैं। कमाल है। मतलब आज के सेब के बागों का रिश्ता सीधे हिमयुग से? एक तरह से, हाँ। ये हजारों साल पहले गुजरे ग्लेशियर का तोहफा है। वाह। अच्छा, अब आते हैं सियूल नदी पर। ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल की सीमा के पास से निकलती है, पर इसका बहाव बड़ा अजीब है। बहुत नाटकीय है। ये पहले पूर्व की ओर जाती है, फिर एक पूरा यू टर्न लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, ज्यादातर नदियां गुरुत्वाकर्षण के साथ सीधी ढलान पर बहती हैं, लेकिन सियूल का ये यू टर्न बताता है कि उसके रास्ते में कोई बहुत ही सख्त चट्टानी संरचना आई होगी, जिसे वो काट नहीं पाई। हाँ, और उसे घूम कर जाना पड़ा। ये नदी और पहाड़ के बीच की एक जबरदस्त लड़ाई की कहानी है। और इसे पानी सिर्फ बर्फ पिघलने से नहीं मिलता? नहीं, जमीनी झरनों से भी मिलता है, जो इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। और सियूल की अपनी एक बड़ी सहायक नदी है बैरा। स्रोत कहता है कि बैरा पीर पंजाल की दक्षिणी ढलानों की बर्फ से निकलती है, और ये एक पेरेनियल यानी बारहमासी नदी है। और बारहमासी इसीलिए है क्योंकि इसकी खुद की कई छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो ग्लेशियर से ही आती हैं। मतलब इसे साल भर पानी मिलता रहता है लगातार। ये फिर सियूल में मिलती है और सियूल उस सारी ताकत को लेकर रावी में मिल जाती है। ये एक पूरी हायरार्की है, एक नदी परिवार की तरह। और बैरा की घाटी में जो टेरेसेस यानी सीढ़ी नुमा मैदान है, वो भी नदी द्वारा लाखों सालों में जमा की गई उपजाऊ मिट्टी से बने हैं, जहां आज गांव बसे हैं और खेती होती है। बिल्कुल। और अब वापस उस दूसरी धारा पर आते हैं जो रावी को जन्म देती है, तांतगढ़ी। तांतगढ़ी ये भरमौर के पास पीर पंजाल से एक छोटी सी धारा के रूप में निकलती है। छोटी धारा है लेकिन बहुत तेज। स्रोत में लिखा है, The Tantgari then quickly descends down the steep slopes. यानी ये खड़ी ढलानों से बड़ी तेजी से नीचे उतरती है। हाँ, आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कितनी ऊर्जा होगी। ये तेजी से नीचे आकर बादल से मिलती है और फिर दोनों की संयुक्त ऊर्जा से रावी का जन्म होता है। इसकी घाटी की बनावट भी बादल जैसी ही है, यू आकार की, और इसकी तलहटी में बड़े बड़े पत्थर और मोरेनिक डिपॉजिट्स हैं। हाँ, ये फिर से उसी बर्फीले अतीत की ओर इशारा कर रहा है। मतलब ये पत्थर और मोरेन इस बात के ठोस सबूत हैं। बिल्कुल, इस बात के कि आज जहां हम एक नदी को बहते हुए देख रहे हैं, वहां कभी हजारों साल पहले एक विशाल ग्लेशियर धीरे धीरे खिसक रहा था। वो ग्लेशियर ही इन घाटियों का आर्किटेक्ट था। और नदी तो बस उसके बनाए रास्ते पर चल रही है। सही कहा। तो हिमाचल और चंबा घाटी से अपना लंबा सफर पूरा करने के बाद, भरमौर और माधोपुर जैसे शहरों को जीवन देने के बाद, रावी का अंतिम पड़ाव कहाँ है? इसका 720 किलोमीटर का जो स्वतंत्र सफर है, वो भारत की सीमाओं से आगे निकल जाता है। अच्छा। स्रोत के अनुसार द रावी मर्जेस विद द चिनाब इन पाकिस्तान। अच्छा। ये पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में विलीन हो जाती है। और फिर आगे सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा बन जाती है। हाँ, एक नदी जो भारत में जन्म लेती है, वो 2 देशों की जमीन को सींचती है। तो ये फिर रावी नदी की कहानी, बड़ा बंगाल की 2 ग्लेशियर धाराओं से जन्म लेकर चंबा घाटी को आकार देते हुए, इतिहास में अपने नाम दर्ज करवाते हुए, और अंत में पाकिस्तान में चिनाब में समा जाने तक का सफर। हमने इसके शांत और विनाशकारी दोनों रूपों को देखा और इसकी सहायक नदियों के जटिल तंत्र को भी समझा। ये विश्लेषण हमें यही दिखाता है कि एक नदी सिर्फ H2O का बहता हुआ स्रोत नहीं है। ये एक पूरी इकोलॉजिकल और जियोलॉजिकल मशीन है। इसकी हर सहायक नदी, हर मोड़ और उसके द्वारा बिछाया गया हर पत्थर उस क्षेत्र के लाखों वर्षों के इतिहास की एक खुली किताब है। बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। बिल्कुल। स्रोत में तांतागढ़ी और भादल घाटियों में ग्लेशियरों द्वारा छोड़े गए मोरेनिक जमाव का बार बार जिक्र हुआ। हाँ। यह मुझे सोचने पे मजबूर करता है कि आखिरी हिमयुग के दौरान जब ये ग्लेशियर अपने चरम पर होंगे, तब ये पूरी नदी घाटी कैसी दिखती होगी? एक विशाल, धीमी गति से चलती हुई बर्फ की नदी।
और उन पत्थरों और मलबे के नीचे जिन्हें हजारों साल पहले ग्लेशियरों ने वहां छोड़ा था, आज भी कौन से भूवैज्ञानिक रहस्य दबे हो सकते हैं? आज हम एक ऐसी नदी की कहानी में उतर रहे हैं जिसे स्थानीय लोग दुखों की नदी कहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की स्वान नदी है। हमारे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो इस नदी और इसके आसपास के इलाके की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। और ये कहानी सिर्फ एक नदी की नहीं बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम के धीरे धीरे खत्म होने की है। बिल्कुल, और ये कहानी शुरू होती है एक चेतावनी के साथ। दस्तावेज की पहली लाइन कहती है कि हिमाचल के निचले शिवालिक में स्वान नदी का जल ग्रहण क्षेत्र हिमालय के सबसे ज्यादा खराब हो चुके भूभागों में से एक है। खराब या डिग्रेडेड, इसका ठीक ठीक क्या मतलब है यहाँ? ये सिर्फ प्रदूषण तो नहीं है ना? नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। डिग्रेडेड का मतलब है कि जमीन अपनी जान, अपनी जो उपजाऊ शक्ति है वो खो चुकी है। मतलब विस्तृत शब्द पर जोर देने का मतलब है कि छोटे मोटे पैचवर्क से अब काम नहीं चलने वाला। सही पकड़ा आपने। समस्या बहुत गहरी और फैली हुई है और इसकी जड़ें वो भी बहुत पुरानी हैं। स्रोत के मुताबिक साउंड लैंड हस्बेंड्री यानी जमीन की अच्छी देखभाल और समझदारी से इस्तेमाल करने की जो कला थी वो बहुत पहले ही खत्म हो गई। अच्छा। जैसे जैसे जमीन खराब होती गई, लोग उसकी सही देखभाल का तरीका या तो भूल गए या शायद हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया। और ये कितना बड़ा नुकसान है इसका अंदाजा अगली बात से लगता है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि जिस कुछ सेंटीमीटर उपजाऊ मिट्टी को हम कुछ सालों की बाढ़ या कटाव में खो देते हैं, उसे बनने में प्रकृति को सैकड़ों साल लगते हैं। जी, सैकड़ों साल। ये तो एक पीढ़ी का नहीं, कई पीढ़ियों का नुकसान है जिसे हम अपनी आंखों के सामने होता देख रहे हैं। यही इस समस्या का सबसे डरावना पहलू है। जो चीज दोबारा बनने में सदियां लेती है वो हमारी लापरवाही से कुछ ही मानसून में बह जाती है। और जब ये उपजाऊ मिट्टी बहती है तो वो अपने साथ सिर्फ खेती नहीं बल्कि पूरे इलाके का भविष्य बहा ले जाती है। तो हमने समस्या का पैमाना समझ लिया, जमीन खराब हो चुकी है, देखभाल की समझ खो गई है और जो नुकसान हो रहा है वो लगभग स्थायी है। अब सवाल ये है कि इसका नदी पर क्या असर पड़ता है। सोर्स का अगला हिस्सा इसी बाढ़ और तबाही की तस्वीर दिखाता है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि स्वान नदी और उसकी कई सहायक नदियां, जिन्हें स्थानीय भाषा में खड्ड कहते हैं, मलाहत खड्ड, तकेवाली खड्ड, इन सब में बार बार बाढ़ आती है। मतलब ये कोई एक बार की घटना नहीं, एक स्थायी समस्या बन गई है। हाँ, एक स्थायी समस्या। और इन बाढ़ों से होने वाला नुकसान कोलोसल है, यानी बहुत बहुत बड़ा। इसमें खेती की जमीन, सड़कें, पुल, घर, मवेशी और इंसानी जानें सब कुछ तबाह होता है। और इसी तबाही की वजह से लोगों ने इसे एक ऐसा नाम दिया है जो अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। दस्तावेज कहता है कि नदी अपने साथ जो भारी मात्रा में रेत और बजरी लाकर खेतों में जमा कर देती है, उसी वजह से स्थानीय लोग इसे दुखों की नदी या रिवर ऑफ सॉरोस कहते हैं। जी हाँ, डिपोजिशन या जमाव, ये इसका एक बहुत विनाशकारी पहलू है। सोचिए, बाढ़ का पानी उतरा और आपकी हरी भरी फसल वाली जमीन पर रेत और बजरी की एक मोटी बंजर परत बिछ गई। वो जमीन तो सालों के लिए बेकार हो गई। बिल्कुल, सालों के लिए। जब एक नदी जो जीवन का स्रोत होनी चाहिए दुख का कारण बन जाए, तो ये नाम उसकी भयावहता को बहुत शक्तिशाली ढंग से दिखाता है। तो ये तबाही क्यों हो रही है? ये बार बार आने वाली बाढ़ और मिट्टी का कटाव, इसकी जड़ क्या है? स्रोत इसके लिए दो मुख्य कारण बताता है: बड़े पैमाने पर मिट्टी का कटाव और बाढ़। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसकी असली वजह है पहाड़ों की ढलानों की हालत। दस्तावेज कहता है, द बैरन स्टीप स्लोप्स अनेबल टू होल्ड एंड इनफिल्टर रेन वाटर ट्रांसमिट अ ग्रेट सर्ज ऑफ वाटर एंड सेडिमेंट्स इनटू द स्ट्रीम नेटवर्क। अच्छा, इसे थोड़ा सरल करते हैं। मतलब ये पहाड़ियां जिन पर पहले शायद जंगल थे, अब नंगी हो चुकी हैं। हाँ। तो जब बारिश होती है तो वे पानी को सोखने वाले स्पंज की तरह काम करने के बजाय एक फिसलन पट्टी की तरह काम कर रही हैं, जो पानी और मिट्टी दोनों को विनाशकारी रफ्तार से नीचे भेज देती है। आपने बिल्कुल सही समझा, यही हो रहा है। ये नंगी ढलानें पानी को ना रोक पाती हैं ना सोख पाती हैं। नतीजा ये होता है कि बारिश का सारा पानी अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थर लेकर एक सैलाब की शक्ल में सीधा नदी नालों में पहुंचता है। और वही सैलाब नीचे आकर विनाशकारी बाढ़ बन जाता है। बिल्कुल। तो समस्या की जड़ पहाड़ों पर खत्म होती वनस्पति है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करके इस पूरे इलाके को समझते हैं। ये ऊना जिला, जिसे कभी जसवान घाटी भी कहा जाता था,
है कहाँ और इसका भूगोल कैसा है? ऊना जिला 1966 तक पंजाब के होशियारपुर की एक तहसील था। ये शिवालिक की पहाड़ियों के बीच बसा है और स्वान नदी इसके लिए इतनी अहम है कि ये जिले को लगभग 2 बराबर हिस्सों में चीरती हुई निकलती है। और इसका प्रभाव कितना बड़ा है? सोर्स में कुछ आंकड़े भी हैं शायद। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ऊना जिले के कुल 1540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में से लगभग 1290 वर्ग किलोमीटर, मतलब करीब 84% हिस्सा। हाँ, 84% हिस्सा सीधे सीधे स्वान नदी और उसकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में आता है। चाहे जिले की बड़ी तहसीलें हों, ऊना, अंब, बंगाणा, हरौली या फिर मेन स्टेट हाईवे नंबर 25, सब कुछ इसी नदी के प्रभाव क्षेत्र में है। सीधे शब्दों में कहें तो इस नदी की सेहत ही पूरे ऊना जिले की सेहत है। बिल्कुल। जिला पूरी तरह से इस नदी प्रणाली पर निर्भर भी है और उससे प्रभावित भी। और इस इलाके की बनावट कैसी है? क्या ये खड़ी पहाड़ियों वाला इलाका है? हाँ, यहाँ ऊंचाई में काफी अंतर है। सबसे निचला इलाका समुद्र तल से करीब 335 मीटर ऊपर है, तो सबसे ऊंची चोटी चिंतपूर्णी मंदिर वो 976 मीटर पर हैं। भूवैज्ञानिकों ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है: ऊंची पहाड़ियां, फिर उनके नीचे के कम ढलान वाले मैदान जिन्हें पीडमोंट कहते हैं, और आखिर में नदी के पास के समतल बाढ़ के मैदान। और ये नदी बहती किस तरफ है और इसका स्वभाव कैसा है? मतलब क्या ये साल भर एक जैसी रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और आखिर में पंजाब में सतलुज नदी से मिल जाती है। लेकिन इसका स्वभाव दोहरा है। बरसात में ये एक विशाल और चौड़ी नदी बन जाती है, पर बाकी महीनों में ये एक पतली सी धारा होती है जो अपने ही बनाए चौड़े रेतीले तल में लगभग खो जाती है। और दस्तावेज में इसकी सहायक नदियों की संख्या 73 बताई गई है। ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क हुआ। बहुत बड़ा और बहुत घना। ये 73 खड्ड या बरसाती नाले इस बात का सबूत है कि यहाँ का पहाड़ी इलाका बहुत ज्यादा कटाफटा और बीहड़ है। जमीन इतनी अस्थिर है कि पानी ने हर तरफ से उसे काटकर अपनी जगह बना ली है। ये एक नाजुक और अस्थिर लैंडस्केप है। और यहाँ का मौसम कैसा है? क्या बारिश बहुत ज्यादा होती है? बारिश का पैटर्न ही इस समस्या को और बढ़ाता है। यहाँ साल में 1000 से 1400 मिलीमीटर बारिश होती है, जो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका लगभग 75% हिस्सा सिर्फ 4 महीनों जून से सितंबर के बीच यानी मानसून में बरसता है। अच्छा, तो कम समय में बहुत ज्यादा पानी आता है। हाँ, जिसे नंगी पहाड़ियां सोख नहीं पाती और वो बाढ़ बन जाता है। अब आते हैं यहाँ के जंगलों पर, या जो भी उनसे बचा है। सोर्स बताता है कि यहाँ मुख्य रूप से चिल यानी चीड़ और स्क्रब यानी झाड़ीदार जंगल हैं। जी, चीड़ के पेड़ यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं। इनसे लकड़ी और रेजिन यानी राल मिलता है। और झाड़ीदार जंगलों में खैर का पेड़ सबसे अहम है, जिससे पान में इस्तेमाल होने वाला कत्था बनता है। इसके अलावा जलाऊ लकड़ी भी एक मुख्य उत्पाद है। तो आप देख सकती हैं कि स्थानीय लोगों की रोजी रोटी इन जंगलों पर कितनी निर्भर है। तो एक तरफ जंगल अर्थव्यवस्था का आधार है और दूसरी तरफ हमने देखा कि इन्हीं जंगलों के कटने से बाढ़ आ रही है। ये तो सीधा सीधा एक टकराव की स्थिति है। बिल्कुल, और यही इस कहानी का मानवीय पहलू है। दस्तावेज साफ कहता है कि जंगलों का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जो मिट्टी के कटाव से बचा हो। पूरा इलाका बैडलैंड्स जैसा दिखता है, ऊबड़ खाबड़, बंजर जमीन और गहरे बीहड़। और इसके लिए इंसानी गतिविधियां कितनी जिम्मेदार हैं? स्रोत के अनुसार बहुत ज्यादा। एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन यानी मानव जनित हस्तक्षेप ने हालात बिगाड़े हैं। इसमें 3 मुख्य चीजें हैं: जरूरत से ज्यादा चराई, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और छटाई, और बार बार लगने वाली जंगल की आग। इन सब ने मिलकर घने जंगलों को तबाह कर दिया है। तो मतलब लोगों की अपनी जरूरतें ही उस इकोसिस्टम को खत्म कर रही हैं जिस पर वो निर्भर हैं। यहाँ खेती किस तरह की होती है? क्या उससे गुजारा हो जाता है? ज्यादातर किसान गेहूं और मक्का उगाते हैं, कुछ चावल भी। लेकिन पहाड़ों में ये सबसिस्टेंट यानी सिर्फ गुजारे लायक खेती है। इससे उनकी आय बहुत कम होती है और अपनी आय बढ़ाने के लिए वे और ज्यादा वन संसाधनों पर निर्भर हो जाते हैं। ये एक दुष्चक्र है। दस्तावेज में प्रवासी किसानों का एक बड़ा दिलचस्प जिक्र है। ये क्या है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत बताता है कि नदी का जो चौड़ा रेतीला तल है, उसे बाहर से आए किसान, जो ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से हैं, तरबूज, खीरा और कद्दू जैसी सब्जियां उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेत में? हाँ, उस बंजर रेत में।
उनके पास पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक कला है जिससे वे उसमें भी अच्छी फसल उगा रहे थे। ये तो एक तरह से उम्मीद भी जगाता है। लेकिन सोर्स ये भी कहता है कि ये तरीका शायद इकोलॉजिकल रूप से ठीक नहीं है। यहाँ एक अजीब विरोधाभास दिखता है, जीने की मजबूरी और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच। बिल्कुल, क्योंकि नदी के तल में खेती करने से उसका प्राकृतिक प्रवाह और संतुलन बिगड़ सकता है। ये लंबे समय में नदी के लिए और भी अस्थिरता पैदा कर सकता है। लेकिन जब पेट भरने का सवाल हो तो लोग अक्सर ऐसे जोखिम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये मजबूरी उन्हें और भी खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर रही है। दस्तावेज के मुताबिक लोग अब नदी के किनारों तक खेती करने लगे हैं। हाँ, और ऐसा करके वे उन प्राकृतिक तटबंधों को नष्ट कर रहे हैं जो समय के साथ नदी के किनारों पर बन जाते हैं और बाढ़ से पानी को रोकने में मदद करते हैं। मतलब लोग अनजाने में बाढ़ के खतरे को और बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा करने से उन्हें कोई कानून नहीं रोकता? कानून तो है। दस्तावेज में चॉइस एक्ट का जिक्र है। ये कानून साफ तौर पर नदी या नालों के एक बफर जोन के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि को रोकता है ताकि नदी का प्राकृतिक संतुलन बना रहे। तो ये सारी गतिविधियां असल में उस कानून का उल्लंघन है? हाँ, है तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर कानून मौजूद है तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा? क्या ये सिर्फ जानकारी की कमी है या इसके पीछे वही सामाजिक आर्थिक दबाव है जिनकी हम बात कर रहे थे? ये दोनों का मिलाजुला असर है। एक तरफ शायद प्रवर्तन में कमी है, लेकिन दूसरी ओर ज्यादा बड़ी वजह वही है। पहाड़ों में गुजारे लायक खेती से आय न होना लोगों को वन संसाधनों और नदी के किनारों पर अतिक्रमण करने के लिए मजबूर करता है। गांवों के पास की पहाड़ियां इसी वजह से पूरी तरह वीरान हो गई हैं, जिससे अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। तो इस पूरी समस्या को, जो इतनी जटिल और बहुआयामी है, सुलझाने के लिए क्या कोई बड़ा कदम उठाया गया? हाँ, अंत में दस्तावेज एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना का जिक्र करता है। 2013 में केंद्र सरकार ने स्वान नदी और उसकी 73 सहायक नदियों के चैनलाइजेशन के लिए 922 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी। चैनलाइजेशन, इसका ठीक-ठीक क्या मतलब है? चैनलाइजेशन का मतलब है नदी के बहाव को एक पक्के और निश्चित रास्ते में बांधना। इसके लिए नदी के दोनों किनारों पर पत्थर या कंक्रीट की मजबूत दीवारें बना दी जाती हैं। इसका मकसद यह है कि नदी का पानी फैले नहीं, एक तय रास्ते पर ही बहे और बाढ़ का पानी आसपास के खेतों और बस्तियों में न घुसे। और ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। इसके तहत कुल 387 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई में नदी और नालों के किनारों को पक्का किया जाना था। ये इस दुखों की नदी को काबू में करने की अब तक की सबसे बड़ी कोशिश है। तो हमने इस दस्तावेज के जरिए एक पूरी कहानी देखी। एक नदी कैसे बिगड़ते पर्यावरण, इंसानी जरूरतों के दबाव और कानूनी नाकामियों के चलते दुखों की नदी बन गई, और फिर उसे ठीक करने की एक विशाल कोशिश। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पर्यावरण की समस्याएं कभी भी सिर्फ पर्यावरण की नहीं होती हैं। उनके साथ भूगोल, समाज, अर्थव्यवस्था और नीतियां सब कुछ जुड़ा होता है। स्वान नदी की कहानी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। इस गहन चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। स्रोत में चॉइस एक्ट का उल्लेख है, जो नदी के बफर जोन में मानवीय हस्तक्षेप को रोकता है। यह सोचने वाली बात है कि जब ऐसे कानून मौजूद हैं तो उनका कार्यान्वयन इतना अप्रभावी क्यों रहता है? क्या यह केवल जागरूकता या सरकारी इच्छा शक्ति की कमी है, या इसके पीछे गहरे सामाजिक आर्थिक दबाव है जो लोगों को ऐसे जोखिम भरे कदम उठाने पर मजबूर करते हैं? और क्या सिर्फ कंक्रीट की दीवारें बना देना इन गहरे सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल हो सकता है?